नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे। मैं बता देता हूं कि मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो प्यारे साथियों, आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के यूजीसी नेट जेआरएफ के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं योगेश कुमार चचड़ा आपके लिए लेके आया हूं यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स का हमारा पेपर सेकंड, और उसमें जो यूनिट डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ, वो यूनिट है आपकी इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, जिसमें हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं डिमांड, और जिसके 3 लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आज हमारा 4th लेक्चर है, और आज हम इस लेक्चर में पूरा प्रयास करेंगे कि हम अपना डिमांड चैप्टर अच्छे से समाप्त कर ले, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस करा था डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, जब 3rd लेक्चर हमारा एंड हुआ था, तब मैंने आपके साथ टॉपिक जो चल रहा था क्लास में वो था डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो 5 है, 5 प्रकार है हमारे। E इक्वल टू इंफिनिटिव है, जिसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। ठीक है, फिर आता है E ग्रेटर देन 1, इसको कहते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। E ग्रेटर देन 1 हिंदी में कहते हैं अत्यधिक लोचदार मांग। फिर आता है हमारा E इक्वल टू 1, E इक्वल 1, तो इसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, लोचदार मांग। फिर आता है हाईली इन इलास्टिक, इसका होता है E लेस देन 1, अत्यधिक बेलोचदार मांग। और 5th नंबर पे आता है परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड, E इक्वल टू 0, जिसको हम कहते हैं पूर्णतः बेलोचदार मांग। तो ये 5 प्रकार है, इनको अच्छे से हमने लास्ट क्लास में क्लियर करा था। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले इसमें देखो परफेक्ट इलास्टिसिटी में क्या है, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूं, फिर हम कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड में मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। हाँ जी, कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड में। पहला तो ये कि जो आपका डिमांड कर्व होगा ना प्यारे साथियों, हाईलाइट करें इसको, हॉरिजेंटल होगा। कैसा होगा, हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल कैसे होता है, तो ये देखिए, ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, और ये हमारा यहां पर प्राइस हो गई है, और ये डिमांड हो गई, और ये यहां पर हो गई है मेरी क्वांटिटी। तो ये कैसा हो गया, हॉरिजेंटल हो गया। तो जो हमारा मांग वक्र होगा वो आधार अक्ष के समानांतर होगा, हॉरिजेंटल होगा। हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर हिंदी में क्या कहते हैं, क्षैतिज सीधी रेखा मांग वक्र के रूप में जाना जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा। सेकंड पॉइंट आता है कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे होगी इसके ऊपर। तो इसके हम पॉइंट पे जब लेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे हम, तो वो हमारी क्या आएगी, वो हमारी बच्चा आएगी इन्फिनिटिव। ठीक है, कैसी आएगी, इन्फिनिटिव आएगी। तो पहला सेकंड पॉइंट हो गया। फिर कह रहे कि अगर प्राइस में जो चेंज है, चेंज को हम लिखते हैं डेल्टा पी, तो स्मॉल चेंज होता है प्राइस में। प्राइस में कैसा चेंज होता है, स्मॉल चेंज होता है, या फिर हम कहें ना के बराबर होता है। यानी कि अगर हम कहें ना के बराबर, तो हम यहां पे लिखते हैं 0, यानी कि इतना चेंज हुआ है, जिसको हम कह रहे हैं कि ना के बराबर चेंज हुआ है, और आपकी जो डिमांड है उसमें इन्फिनिटिव चेंज देखने को मिल जाता है। ठीक है, हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आपने अगर प्राइस थोड़े से भी बढ़ाए तो आपकी डिमांड 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ये भी देखने को मिलता है। अच्छा, ये सिचुएशन मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती है, जहां पर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है। एक तो सब्स्टिट्यूट होता है, एक होता है परफेक्ट, मतलब पूर्ण रूप से आप उसको सब्स्टिट्यूट दूसरी वस्तु पे जा सकते हो, एक को छोड़ के दूसरी पे जा सकते हो। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था रिलायंस पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। ठीक है, अगर कोई भी इनमें से जरा सा भी अपनी प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज करता है तो उनकी डिमांड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये सिचुएशन मार्केट में एग्जिस्ट करती है। चलिए, इसके बाद पॉइंट आता है हमारा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट मैंने आपको समझा दिए। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें, हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये हमारा ग्राफ हो गया, ये हमारा डिमांड कर्व हो गया। अच्छा, स्लोप बहुत जरूरी है, हर एक डिमांड कर्व का स्लोप। तो इसमें स्लोप की अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप कैसा होगा, तो इसमें जो स्लोप होगा, ठीक है, तो इसमें जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 0 होगा। स्लोप का फॉर्मूला क्या है हमारा, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा क्यू। क्या होगा, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा क्यू। डेल्टा पी कितना है, 0 है, और डेल्टा क्यू कुछ ना कुछ होगा, यानी कि प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल्टा पी क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका आप सॉल्यूशन निकालोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहां पे जब मैंने स्लोप की बात करी, तो स्लोप कैसा होता है हमारा,
हाँ जी, स्लोप कैसा होता है? जीरो होता है। कैसा होता है? जीरो होता है। यानी कि जो हमारी हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन है इसका जो स्लोप है बेटा वो कैसा होता है? जीरो होता है। और अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो ये हमारा फॉर्मूला है 1 में स्लोप ऑफ डिमांड करो। अगर 1 में स्लोप, और स्लोप क्या है मेरा? जीरो, और जब मैं जीरो से डिवाइड करूंगा इसको तो ये यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? इन्फिनिटिव आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये सारी बातें मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करी है। कनेक्ट करने के लिए मैं वापस से एक बार बता रहा हूं। हाईली इलास्टिक डिमांड किसको कहते हैं, है ना? सामने आपके सामने डायग्राम है, और डायग्राम देख के आपको बिल्कुल क्लियर है कि प्राइस में चेंज हुआ 5%। प्राइस में कितना चेंज हुआ? 5%। क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ? 10%। फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी, फॉर्मूला होता है कि आपकी चेंज इन परसेंटेज इन क्वांटिटी, ठीक है, तो 10% चेंज हुआ और डिवाइडेड बाय प्राइस में कितना चेंज हुआ? 5% चेंज हुआ, तो आपका आंसर आ गया 2। यानी कि यहां पर जो इलास्टिसिटी है वो 1 से ज्यादा है। इसका मतलब जो प्राइस में परिवर्तन हो रहा है उससे ज्यादा मांग मात्रा में परिवर्तन डिमांड में देखने को मिल रहा है। तो ये आंसर हो गया हमारा E ग्रेटर देन 1 का। अब आता है E इक्वल 1, यानी कि जितना प्राइस में चेंज हो रहा है 10%, उतना ही किस में चेंज हो रहा है? उतना ही क्वांटिटी में चेंज देखने को मिल रहा है। प्राइस बढ़ी 10%, क्वांटिटी कम हो गई 10%। प्राइस कम हुई 10%, क्वांटिटी बढ़ गई कितनी? 10%। तो बराबर चेंज देखने को मिलेगा। 10% डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर क्या आ गया? 1। तो यहां पे आपकी इलास्टिसिटी कैसे हो गई? E इक्वल टू 1 हो गई। अब एक चीज समझना ध्यान से, हाँ जी, तो यहां पे जो ये आयताकार अति परवलय बन रहा है, ये देखो, ये O से स्टार्ट हुआ यहां से, तो एक तो ये हो गया, ठीक है, और एक दूसरा मैं कलर चेंज करता हूं इसका, एक हमारा ये आयताकार, ठीक है। इनका जो क्या होगा यहां पर? रेक्टेंगल हाइपरबोला, आयताकार अति परवलय। तो यहां पे जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा वो कैसा होगा? उसका एरिया इक्वल होगा। इसका मतलब एरिया इक्वल होगा, है ना? तो दो यहां पे आयताकार अति परवलय जिनका एरिया इक्वल है, तो इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि आपके प्राइस P1 से कितने हो गए? Q1 हो गए। क्वांटिटी Q से कितनी हो गई? Q1 हो गई। प्राइस कम हुए 10%, क्वांटिटी बढ़ गई 10%। तो जब आप पहले P1 और Q1 पे जो आप उपभोग कर रहे थे, P और Q पे जो आप अमाउंट एक्सपेंडिचर कर रहे थे, अब P1 प्राइस पे, नई प्राइस पे, नई क्वांटिटी Q1 पे भी सेम एक्सपेंडिचर होगा। यानी कि आपके टोटल एक्सपेंडिचर में बच्चा कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये दो यहां पर आयताकार अति परवलय है, ठीक है, हाँ जी, ये दोनों का क्या होगा? एरिया कैसा होगा? इक्वल देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना, ये एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आया भी हुआ है। चलिए अब आता है हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली का मतलब हो गया इनइलास्टिक, हाईली इनइलास्टिक का मतलब हो गया E लेस देन 1। क्या हो गया? E लेस देन 1। E लेस देन 1 कब होगा? जब आपकी प्राइस में 10% चेंज हो रहा है और आपकी जो क्वांटिटी है उसमें कितना चेंज हो रहा है? उसमें 5% चेंज देखने को मिल रहा है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5% अपॉन में 10%। तो ऐसे में आपका आंसर क्या आएगा? E लेस देन 1 आएगा। क्लियर है? ये हो गया अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। हाँ जी, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब इसमें कुछ पॉइंट है जहां पे क्वेश्चन बनता है। तो ये जो डिमांड कर्व होगा ये कैसा होगा? ये आपके जो ये आधार एक्स, जिसको एक्स एक्स कहते हैं, इस पर क्या होगा? इस पर ऐसे ये खड़ा होगा, यानी कि वर्टिकल होगा। कैसा होगा? वर्टिकल। तो यहां पे जो आपका डिमांड कर्व है वो कैसा होगा? वर्टिकल होगा। और ये क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि सर प्राइस में चेंज हो रहे, प्राइस में चेंज हो रहे। प्राइस आपके P से P1 से, मान लो यहां पे ये P है और ये P1 है, P से P1 हो गए, P से P2 चले गए, लेकिन क्वांटिटी में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। क्वांटिटी हमारी वही है जितनी हम पहले डिमांड कर रहे थे। प्राइस P पे P0 पे उतनी ही हम P1 पे कर रहे हैं, उतनी हम P2 पे डिमांड कर रहे हैं। डिमांड में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा जो हमारा डिमांड कर्व होगा वो कैसा होगा? वर्टिकल होगा। कैसा होगा? वर्टिकल होगा। और वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होगा। तो यहां पे जो इलास्टिसिटी होगी, ठीक है,
वो कैसी होगी, वो जीरो होगी। कैसी होगी, जीरो होगी। लेकिन अगर स्लोप की बात करोगे तो स्लोप आपका इन्फिनिटिव होगा। स्लोप कैसा होगा, इन्फिनिटिव स्लोप देखने को मिलेगा। कैसे सर इन्फिनिटिव कैसे, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा क्यू, ये फॉर्मूला होता है स्लोप का। तो आप प्राइस में तो चेंज कर रहे हो लेकिन क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हो। तो जब आप इसमें जीरो से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। और जब आप इस स्लोप को फॉर्मूले में लिखेंगे, हाँ जी, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा जीरो। राइट, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से कंसीडर करने हैं। ये मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, मैंने कनेक्ट करने के लिए रिवाइज कराया। अब आती है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए कौन कौन से मेथड है। ठीक है, जो परसेंटेज मेथड है वो हमने आपके साथ डिस्कस करा हुआ है। अभी स्टार्टिंग में जब मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको फॉर्मूले कराए थे, कुछ एग्जाम्पल भी कराए थे, तो वो सारे के सारे डिस्कस कर रखे मैंने आपसे। अब अभी दोबारा मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। मैं आता हूं सीधा किसके ऊपर, हाँ जी, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पे आता हूं। किस पे आता हूं, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी कि हमने जो परसेंटेज मेथड है वो डिस्कस करा हुआ है आपके साथ। हाँ, अब मैं सीधा किस पे आ रहा हूं, टोटल एक्सपेंडिचर पे आ रहा हूं। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, देखिए, हाँ जी, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, राइट, ये क्या है, हाँ जी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए हमारे पास मेथड है। पहला था प्राइस इलास्टिसिटी मेथड था, जो हमने आपके साथ डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला अच्छे से समझा हुआ है, कैलकुलेट करना भी मैंने आपको सिखा दिया है। अब आता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन, की इंट्रोड्यूस किसने करा था, तो इंट्रोड्यूस करा था प्रोफेसर मार्शल ने। किसने इंट्रोड्यूस करा था, प्रोफेसर मार्शल ने इसको इंट्रोड्यूस करा था। इसका दूसरा नाम भी है टोटल आउटले मेथड। हाँ जी, दो पॉइंट अच्छे से नोट करेंगे। पहला पॉइंट कि इसको इंट्रोड्यूस किसने करा था, टोटल एक्सपेंडिचर को, तो प्रोफेसर मार्शल ने इसको इंट्रोड्यूस करा था। और दूसरा, इसको दूसरा नाम और है इसका सेकंड नाम है, हाँ जी, टोटल आउटले मेथड। क्या नाम है, टोटल आउटले मेथड, कुल परिव्यय विधि। अब इसमें जो हम पता लगा रहे हैं ना इलास्टिसिटी, वो कैसे पता लगा रहे हैं, हाँ जी, तो प्राइस का कंपैरिजन टोटल एक्सपेंडिचर से कर रहे हैं। कि हम देख रहे हैं कि प्राइस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, उसका हमारे टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। बस इससे हम पता लगा रहे हैं कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कैसे मेजर करेंगे। समझ आ गया, नहीं आ गया? तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में तो क्या इंपॉर्टेंट है, एक फैक्टर तो प्राइस है और दूसरा फैक्टर क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर है। इसके बढ़ने घटने पर टोटल एक्सपेंडिचर पे हम इफेक्ट देखेंगे कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके बेस पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन करेंगे। और यहां पे तीन हमारे चरण हैं। ठीक है, कितने चरण हैं, तीन चरण है। या तो हमारी इसमें टोटल एक्सपेंडिचर में E ग्रेटर देन 1 होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या E इक्वल 1 होगी और E लेस देन 1 होगी। अब सर हम कैसे पता लगाएंगे कि E ग्रेटर देन 1 है, E इक्वल 1 है या E लेस देन 1 है? तो हम टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस का आपस में रिलेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। जैसे ये देखो एग्जांपल देखो, फर्स्ट आपका E ग्रेटर देन 1, तो E ग्रेटर देन 1 कम होगा जब आपकी जो प्राइस है और जो टोटल एक्सपेंडिचर है उनके बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। अगर आपको प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में प्यारे साथियों इनवर्स रिलेशन देखने को मिल जाए तो वहां पे आप देख के पता लगा लेना। तो आपसे अगर क्वेश्चन देता है इस तरह से कि प्राइस दे दी आपको टोटल क्वांटिटी दे दी, डिमांड जो कर रहे हैं, और एक्सपेंडिचर बता दिया आपको कितना है, तो आप देख के बता सकते हो कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। आओ पता लगाते हैं। देखो प्राइस आपकी 10 रुपए है, तो 10 रुपए है तो एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हो आप, क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हो 100 और एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हो, 1000 कर रहे हो। क्लियर है? अब यही प्राइस आपके 10 से कितने हो गए, 15 हो गए। इसका मतलब आपने प्राइस को बढ़ा दिया। तो अब आपको यह देखना है कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर, सीधी सी बात है, प्राइस बढ़ेगी तो आप डिमांड कम करोगे, तो डिमांड हो गई 40 की। ठीक है, क्वांटिटी से मतलब नहीं है, आपको देखना है एक्सपेंडिचर। तो यहां 10 रुपए पर 1000 खर्च कर रहे थे, 15 पे कितना खर्च कर रहे हो, 15 पे 600 कर रहे हो। कितना कर रहे हो, 15 पे 600। तो प्राइस बढ़ी तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया।
कम हो गया नहीं हो गया बताओ? प्राइस जैसे इंक्रीज हुई टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया। अच्छा आगे देखते हैं, अगर मैं 10 से 6 पे कर दूं, बताओ 10 से किस पे कर दूं? 6 पे। तो मैंने प्राइस को क्या करा, अब की बार कम करा, तो मेरा एक्सपेंडिचर 1000 से कितना हो गया? 1200 हो गया। बताओ एक्सपेंडिचर क्या हो गया? बढ़ गया। तो प्राइस कम हो रही है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। इसका मतलब कैसा रिलेशन हो गया? इनवर्स रिलेशन हो गया। किसके बीच में हो गया सर? टोटल एक्सपेंडिचर, हाँ जी, टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशन है। जहां पर टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशन आपको दिखे तो वहां आप समझ जाना, वहां पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? ई ग्रेटर देन 1 होगी। क्या आंसर होगा? ई ग्रेटर देन 1। राइट सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ई लेस देन 1। हाँ जी, अब इसमें क्या होगा? इसमें प्राइस और, एक तो प्राइस है एक फैक्टर तो, और एक क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर है। क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर। तो यहां पे पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलेगा। प्राइस बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। प्राइस कम होगी, एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। आओ देखते हैं, 10 रुपए की प्राइस पर आप कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हो? 100 यूनिट की डिमांड कर रहे हो, और आपका एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 10 इंटू 100 1000। ठीक है, अब आपने प्राइस बढ़ा दी है, ध्यान देना, प्राइस बढ़ा दी 15, और आपने डिमांड कम करी है 80 यूनिट की। इंटू करो इसको तो 1200 रुपए एक्सपेंडिचर आ गया। तो बताओ 10 रुपए पे 1000 कर रहे थे, प्राइस बढ़ाई तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया? बढ़ गया। तो मुझे बताओ आपको इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन देखने को मिल रहा है? पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा? प्राइस बढ़ाई, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। ठीक है, डिमांड से नहीं करना है। डिमांड सीधी सी बात है, प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड कम होगी, है ना? फिर तो सारे के सारे रिलेशन नेगेटिव आएंगे, नहीं पता लगा पाएंगे। तो यहां पे अगर टोटल एक्सपेंडिचर में अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता लगाना है तो आपको प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में रिलेशन देखना होगा। ठीक है सर, अब 10 रुपए से कितना करा हमने? 6। डिमांड हमारी सीधी सी बात है बढ़ेगी, कितनी हो गई? 130, और यहां पर देखो हमारा एक्सपेंडिचर कितना है? 780। तो प्राइस कम करे तो एक्सपेंडिचर भी क्या हो गए? कम हो गए। अगर आपको ये रिलेशन देखने को मिल रहा है टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस के बीच में, तो इसका मतलब है वहां पर जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या हो जाएगी? ई लेस देन 1 हो जाएगी। राइट, नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट। हाँ जी, ई इज इक्वल टू 1। हाँ जी, यानी कि ये कब होगा? जब आप प्राइस, ठीक है, और दूसरा हो गया, सेकंड हो गया टोटल एक्सपेंडिचर, है ना? प्राइस बढ़े या कम हो, लेकिन आपके टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। प्राइस बढ़ जाए, कम हो जाए, टोटल एक्सपेंडिचर जितने पहले थे उतने ही बने हुए हैं। ठीक है, तो 10 यूनिट 10 प्राइस है और 100 यूनिट की आप डिमांड कर रहे हो, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितने हो गए? 1000। प्राइस कम करी, अब भी 1000 है। प्राइस बढ़ा दी, अब भी 1000 है। तो आपने देखा कि जो हमारी प्राइस है और जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, उनके बीच में रिलेशन क्या है? उनके बीच में इस तरह का रिलेशन है कि प्राइस हम बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, लेकिन हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा। अगर इसको आप ग्राफ पे बनाएंगे तो इस तरह से नहीं बनेगा इसका ग्राफ। हाँ, यहां पे टोटल एक्सपेंडिचर है, यहां पर प्राइस है, तो ये इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? प्राइस आप ये प्राइस रखो, है ना? प्राइस आपके कितने हैं? प्राइस आपके 10 रुपए है, जब भी यही है। आप 20 कर दो तब भी यही है, और आप 5 कर दो तब भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर सेम है। तो बताओ जल्दी से टोटल एक्सपेंडिचर में क्या देखने को मिला? सर इसमें 3 हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेजरमेंट 3 है, ई ग्रेटर देन 1, ई इक्वल 1 और ई लेस देन 1। इसमें क्या करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर में प्यारे साथियों? हम एक फैक्टर लेंगे प्राइस, है ना? प्राइस, और दूसरा लेंगे हमारा टोटल एक्सपेंडिचर। इनके बीच में रिलेशन देखेंगे और पता लगाएंगे कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। ठीक है, मेजरमेंट पता लगाएंगे। तो हमने देखा कि जब टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस हमारी बढ़ती है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्राइस कम होती है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। मतलब रिलेशन नेगेटिव है। रिलेशन कैसा है? नेगेटिव है, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में। तो वहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? ई ग्रेटर देन 1 होगी। जब आपके प्राइस कम हो, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए, प्राइस बढ़े, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, तो वहां पर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी ई लेस देन 1। रिलेशन कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। लेकिन जहां पर प्राइस बढ़े, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना हो, प्राइस कम हो जाए, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना हो, तो फिर ऐसे में हमारा आंसर हो जाएगा ई
इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 1, ठीक है। हाँ, तो ये 3 हमारी इलास्टिसिटी है, ठीक है। और अब इनको डायग्राम पे देख लो। हाँ जी, ये है टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, और ये है प्राइस। प्राइस इंडिपेंडेंट है, टोटल एक्सपेंडिचर इस पे डिपेंड है, ठीक है। जो प्राइस है, अगर सबसे पहले आ रहा है E ग्रेटर देन 1, यानी कि कैसा रिलेशन है इन दोनों के बीच में, लिख देता हूं मैं यहां पे, नेगेटिव रिलेशन है। यहां पर आपको कोई चेंज एक्सपेंडिचर में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, यहां पे आपका कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा। ये तीनों को मैंने एक डायग्राम पे बना दी, एक पे, ठीक है। E ग्रेटर देन 1, E इक्वल 1 और E लेस देन 1, राइट। तो ये हमारा दूसरा मेथड हो गया। अब आते हैं हम अपने तीसरे मेथड पे, ठीक है। थर्ड मेथड हमारा, लीजिए, ये हमारा थर्ड मेथड है, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, जिसको हम कहते हैं बिंदु लोच विधि, ठीक है। अब ये जो मेथड है, हाँ, ये मेथड क्या कहता है, कॉन्सेप्ट क्या है इस मेथड का। पहले तो ये देख लो कि ये शुरुआत किसने करी थी, तो प्रोफेसर बोल्डिंग ने इसको इंट्रोड्यूस करा था, प्रोफेसर बोल्डिंग ने, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप क्या कर रहे हो, आप डिमांड का कर्व बना रहे हो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर रहे हो। तो कर्व जब आप बना रहे हो तो किसी भी, यानी कि आपको पता है कि डिमांड का जब हम कर्व बनाते हैं तो हर एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो अलग अलग आती है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये था कि हम कर्व के हर एक बिंदु पर अपनी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको कैलकुलेट कर सके, मेजर कर सके। इस मेथड का ये पर्पस था, इसीलिए मेथड बनाया गया, इसलिए इसका नाम दिया गया पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। यानी कि डिमांड कर्व के हर एक बिंदु पर जब हम मांग की लोच निकाल सकते हैं तो वो मेथड है हमारा पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। अगर क्वेश्चन आपका आता है तो आप ध्यान रखना, अगर डिमांड कर्व के हर एक पॉइंट पर जब आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट करोगे तो कौन सा मेथड आपको हेल्प करेगा, तो पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड आपको हेल्प करने वाला है, राइट। हाँ जी, तो प्रोफेसर बोल्डिंग ने इसकी शुरुआत की थी। और मेथड क्या है ये मैंने आपको बता ही दिया कि वी यूज दिस मेथड टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व के हम मांग वक्र के किसी विशेष बिंदु पर मांग की लोच को मापने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा इसका, हाँ जी, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो जहां पर भी पॉइंट होगा हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, यानी कि जैसे ये मेरा एक डिमांड है, ये मेरा एक डिमांड कर्व है, ठीक है। अब मुझे इस पॉइंट पर मेजर करना है, ये पॉइंट पर, तो जहां भी पॉइंट होगा ना वो पॉइंट क्या करेगा, डिमांड कर्व को 2 भागों में बांट देगा, ठीक है। ये तो होगा आपका अपर पार्ट और ये क्या होगा आपका लोअर पार्ट, क्लियर है। ये क्या होगा, लोअर पार्ट होगा, ये क्या होगा, लोअर पार्ट होगा। तो यही पॉइंट कह रहा है, इलास्टिसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑन द सेम डिमांड कर्व। तो कह रहे हैं इलास्टिसिटी आपको पता ही है, तो स्टार्टिंग से समझते आ रहे हैं कि हर एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, हर एक पॉइंट पर अलग अलग होती है। स्लोप सेम रहता है, स्लोप क्या रहता है, सेम होता है। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा क्यू, ठीक है। हाँ, चलिए आगे क्या कह रहा है, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, फॉर्मूला बनेगा लोअर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। ये नीचे का पार्ट ये लोअर पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर मैं मेजर कर रहा हूं तो नीचे का पार्ट क्या हो गया, लोअर पार्ट, और ऊपर का पार्ट कौन सा हो गया, अपर पार्ट हो गया, ठीक है। तो लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय अपर पार्ट, ये हमारा फॉर्मूला है, राइट। अब देखो यहां पे आपको मेजर करके बता रखा है, 5 इसमें पॉइंट है आपके, हाँ जी। तो देखो एक एक पॉइंट को लेते हैं। सबसे पहले ए पॉइंट पर हम मेजर कर रहे हैं, डिमांड कर्व पर, ए पॉइंट पर। तो अगर मैं कहूं इसमें लोअर पार्ट क्या, तो इस पॉइंट से, ए पॉइंट से लेकर जो ये पॉइंट है हमारा ई, है ना, ये हमारा लोअर पार्ट है। तो लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय अपर पार्ट, अपर पार्ट यहां पे बिंदु, तो यहां पे क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो 0 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या हो गया, इन्फिनिटिव। इसका मतलब ए पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या होगी, ए पॉइंट पर जो वाई एक्स को टच कर रहा है, यहां पर अगर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेक करेंगे तो यहां पर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी हो जाएगी, ये आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी इन्फिनिटिव हो जाएगी, सॉरी, हाँ जी, कैसी हो जाएगी, इन्फिनिटिव हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, इन्फिनिटिव, राइट, ठीक है। अब आते हैं बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट पर लोअर पार्ट क्या है, बी से लेके ई, ठीक है,
और अपर पार्ट क्या है आपका बी से लेके ए, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन सा ज्यादा है इसमें से, ज्यादा कौन सा है? तो आप कहोगे कि सर यहां से लेके ई तक जो लोअर पार्ट है वो ज्यादा है और अपर पार्ट क्या है, छोटा है। तो यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ जाएगी? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगी ई ग्रेटर देन 1। अपर पार्ट वैल्यू ज्यादा है, लोअर पार्ट की वैल्यू क्या है, कम है, ठीक है। फिर आता है सी, सी ये बिल्कुल मिड में है, ठीक है। तो यहां पे मिड में है तो सी से नीचे का पार्ट क्या है, सी और ई, ऊपर का पार्ट क्या है, सी और ए। तो यहां पर इलास्टिसिटी कैसी होगी? तो यहां पर इलास्टिसिटी हो जाएगी ई इक्वल 1, ठीक है। डी वाले में क्या करेंगे? तो डी में लोअर पार्ट क्या है, डी और ई, डी और ई, और अपर पार्ट क्या है, हाँ जी डी से लेके ए। तो भाई अपर पार्ट बड़ा है, लोअर पार्ट छोटा है, तो यहां पर इलास्टिसिटी क्या होगी इस पॉइंट पर? यहां पर हो जाएगी आपकी ई लेस देन 1, राइट। फिर इसके बाद आता है लास्ट हमारा पॉइंट ई, जो कि एक्स अक्ष को क्या कर रहा है, टच कर रहा है यहां पे, ठीक है। हाँ, तो यहां पे जहां पे डिमांड कर्व इसको टच कर रहा है, यहां पर अगर इलास्टिसिटी आप चेक करोगे तो पहले तो लोअर पार्ट क्या है, तो लोअर पार्ट यहां तो टच ही कर गया, तो लोअर पार्ट तो 0 हो गया। अपर पार्ट क्या है, अपर पार्ट है ई से लेके ए तक, ठीक है। तो 0 में आप किसी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा आपके पास आंसर बच्चा? सॉरी, 0 में जब किसी संख्या का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 0 ही आएगा। समझ आया नहीं आया? तो 5 टाइप हो गए, ई इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, ई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, सॉरी ई ग्रेटर देन 1, ई इक्वल 1, ई लेस देन 1 और ई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे बिंदु लोच विधि में इलास्टिसिटी ऑफ पॉइंट में 5 मेथड हो गए। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा जो डिमांड कर्व होता है उसके हम किसी भी पॉइंट पर हम मेजरमेंट ले सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता लगा सकते हैं, राइट। हाँ जी, लेकिन अगर डिमांड कर्व नॉन लाइनर हो, ये तो लाइनर था, सीधा सीधा था बिल्कुल, है ना। डिमांड कर्व नॉन लाइनर हो, यानी कि अगर डिमांड कर्व इस तरह से बन रहा हो, देखिए ध्यान से, ये अगर मान लो ये डिमांड कर्व हो आपका और आपको क्या कहा हो, आपको कहा हो कि भाई इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट मैंने लगाया है ना, इस पॉइंट पर आप, ये जो पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट पर आप हमें बताओ कि अब कैसे बताओगे आप? तो ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसको कहते हैं नॉन लाइनर डिमांड कर्व। क्या कहते हैं? नॉन लाइनर डिमांड कर्व पर बिंदु लोच विधि कैसे उपयोग करोगे? हाँ जी, तो इसमें देखो कैसे उपयोग करेंगे। व्हेन डिमांड कर्व इज नॉन लाइनर देन टू नो द इलास्टिसिटी ऑफ पॉइंट एट एनी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व a tangent is drawn as to touch the point। तो यहां पे कह रहे हैं इस पॉइंट को टच करते हुए, है ना, हाँ जी, इस पॉइंट को टच करते हुए एक रेखा खींचेंगे हम। तो ये ठीक है, हाँ थोड़ा मैं हाथ से बना रहा हूं तो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है लाइन है, ठीक है। तो ये हमने रेखा खींच दी जहां पे ये इस पॉइंट को टच करते हुए आनी चाहिए, ठीक है। अब ये टच करते आएगी तो कह रहे जब मांग वक्र अरेखीय हो तो मांग वक्र पर किसी भी बिंदु पर, है ना, आपको किसी भी पॉइंट पर इलास्टिसिटी अगर चेक करनी है तो इस बिंदु को छूने के लिए एक स्पर्श रेखा खींचे। मैंने खींच दी स्पर्श रेखा इस पॉइंट पर, इसी पॉइंट को टच करते हुए निकलनी चाहिए वो रेखा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, यह बिंदु स्पर्श रेखा को दो बिंदु अर्थात निचले और ऊपरी खंड में, यानी कि ये जो पॉइंट है ये क्या करेगा, इसको दो भागों में बांट देगा। हाँ जी, ऊपर का पॉइंट और नीचे का पॉइंट। जब अपर और लोअर हमको मिल जाएगा तो फिर हम वहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये आपके सामने है लोअर सेगमेंट, यानी कि हमको ए पॉइंट पर पता लगाना था कि हमारा बिंदु लोच विधि से इलास्टिसिटी क्या है ए पॉइंट पर, और ये नॉन लाइनर कर्व था। तो हमने क्या करा, ए पॉइंट को टच करते हुए ये बी से लेके सी तक रेखा खींच दी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इससे ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये जो नीचे वाला है ए और सी ये लोअर पार्ट है, और ये बी और ए जो है वो कैसा है, अपर पार्ट है। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आता है आर्क इलास्टिसिटी मेथड। हाँ जी, आर्क इलास्टिसिटी मेथड। अब सर ये क्या है, अभी बिंदु लोच विधि पढ़ी थी, वो क्या कह रही थी, बिंदु लोच विधि कह रही थी भाई, बिंदु लोच विधि कह रही थी, हाँ जी, कि
कोई भी डिमांड कर्व है ना, तो उसके हम कोई भी हमारा मांग वक्र है तो उसके हम किसी भी पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है इस पर हम इलास्टिसिटी पता लगा सकते हैं और वो मेथड है बिंदु लोच विधि, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूं ये ए है और ये दूसरा पॉइंट बी है और मेरे को इन दोनों के बीच में पता लगाना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब दिक्कत हो गई। अब बिंदु लोच विधि काम नहीं आ सकती। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो? मैं कह रहा हूं ए बिंदु पे पता लगाना है, आप कहोगे सर बिंदु लोच विधि काम आएगी। मैं कहूंगा बी बिंदु पे पता लगाओ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आप कहोगे सर बिंदु लोच विधि काम आएगी। मैं कह रहा हूं दोनों के बीच में पता लगाओ कि ए और दो बी, दो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, तो वहां पर हमारा मेथड यूज होगा आर्क इलास्टिसिटी मेथड। क्या, कौन सा मेथड यूज होगा? आर्क इलास्टिसिटी मेथड यूज होगा। कह रहे व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कैलकुलेट बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट, टू सेपरेट पॉइंट, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है, बी है। अगर ए और बी दो बिंदुओं पर, अलग अलग बिंदुओं के बीच में आपको अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है ना, जब मांग लोच की गणना मांग वक्र के दो अलग अलग बिंदुओं के बीच में की जाती है, हाईलाइट करना, दो बिंदुओं के बीच में की जाती है, तो हम उसमें कौन सा मेथड यूज करते हैं? आर्क इलास्टिसिटी मेथड यूज करते हैं, ठीक है। आर्क लोच है जो, आर्क इलास्टिसिटी जो है वो कंप्यूट करते हैं द परसेंटेज चेंज बिटवीन टू पॉइंट इन रिलेशन टू द एवरेज ऑफ टू क्वांटिटी। अब ये चीज ना, ये समझ नहीं आ रही होगी आपको, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है आर्क इलास्टिसिटी कंप्यूट द परसेंटेज चेंज, है ना, दोनों के बीच में परसेंटेज चेंज बिटवीन टू पॉइंट इन रिलेशन टू द एवरेज ऑफ द टू क्वांटिटी, एवरेज ऑफ द टू क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है? देखो मैं आपको बताता हूं। हाँ जी, जैसे ये ए बिंदु था हमारा, ठीक है, तो ये P और ये Q, ठीक है, और अब ये B बिंदु है, जैसे B बिंदु पे जैसे मैं यहां पे लिख लेता हूं P1, यहां पे P0 और Q0 लिख दिया, P1 और ये Q1 हो गए, ठीक है। तो मेरी यहां पर ना दो प्राइज है, ध्यान से देखना, दो प्राइज है मेरे पास। कितनी प्राइज है? दो प्राइज है, ठीक है सर। प्राइस भी दो है और क्वांटिटी भी दो है, इन दोनों बिंदुओं की बात कर रहा हूं मैं। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इन दोनों का एवरेज लूंगा और इन दोनों का भी एवरेज लूंगा क्वांटिटी का, ठीक है। तो जो फॉर्मूला हमारा बनेगा, है ना, क्या है फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो डेल्टा क्यू लिखता हूं मैं, अपोन में क्यू लिखता हूं ना, मैं क्यू नहीं लिखूंगा मैं अपोन में, भाई डिटेल कर रहा हूं मैं, फॉर्मूले को खोल के समझा रहा हूं अच्छे से। मैं डेल्टा क्यों नहीं लिखूंगा मैं, हाँ जब मैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालता हूं तो फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इंटू 100, यही फॉर्मूला होता है। हाँ, लेकिन मैं यहां क्यू नहीं लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा Q0 प्लस Q1, ठीक है, Q0 प्लस Q1 या Q1 प्लस Q0 और डिवाइडेड, इनका एवरेज लूंगा, इनटू में 100 करूंगा। ये फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का। ऐसे ही परसेंटेज चेंजिंग प्राइस जब मैं निकालूंगा तो डेल्टा पी, और मैं जब मैं अपोन में लिखूंगा, डिवाइड करूंगा, तो मैं P0 नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? P0 प्लस में P1 और इनका एवरेज इनटू में 100। तो ये चीज है जो इसको डिफरेंट बनाती है। बताओ समझ आया नहीं आया? जल्दी से बताओ। फॉर्मूला अलग है, सिंपल फॉर्मूला क्या है? अगर आप सिंपल फॉर्मूला देखोगे तो क्या है? डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू जीरो जो भी है, ठीक है, इनटू में 100, और यहां पर अगला फॉर्मूला आता है डेल्टा पी अपॉन में P0 इंटू 100, यही फॉर्मूला है। मैंने Q0 और P0 की जगह क्या लिखा है? दोनों क्वांटिटी ली है, दोनों प्राइस ली है और उनका एवरेज लिया है। क्यों लिया एवरेज लिया है? क्योंकि मेरे को ना इस बिंदु पे निकालनी है लोच, ना मुझे इस बिंदु पे निकालनी है, मुझे तो इन दोनों के बीच में निकालनी है, इन दोनों के बीच में निकालनी है। तो ये फॉर्मूला हमारा लगेगा, ये इसका डिवाइड करूंगा इससे, तब जाके हमारे पास क्या आएगा? हाँ जी, हमारे पास ये फॉर्मूला बन के आएगा फाइनली, ठीक है। अब आपको क्या दिया होगा क्वेश्चन में? अब आपको क्या दिया होगा सोच के देखो। आपको हाँ जी P0 दिया होगा, ये P लिखते हैं, मैं P0 लिख देता हूं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो P0 है आपके पास, हाँ सर। P1 है आपके पास, हाँ सर। आपके पास Q0 है, हाँ सर। आपके पास Q1 है,
क्या है, Q1 है आपके पास। यस सर, ये चारों हैं। अगर ये चारों हैं तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, हाँ जी, फॉर्मूला बन गया Q1 माइनस Q, यानी कि ये तो है डेल्टा, और ये Q1 प्लस Q, ये अभी जो मैंने एवरेज निकाला था वो है P1 प्लस P, ये एवरेज में ही आया था, और ये डेल्टा वाला है। ठीक है, ये कौन सा है, डेल्टा वाला। आप इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लो, और जो मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया अगर इसको आप अच्छे से खोलोगे, आगे जाके इंटू करोगे, 100 से 100 कट जाएगा, है ना। मैं आपको बताता हूँ, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। ठीक है, हाँ कई बच्चों को दिक्कत आ सकती है। देखो ये इसके डिवाइडेड ये करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा आपका, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। ठीक है, डेल्टा क्यू को आप क्या लिख सकते हो, वही Q1 माइनस वाला। डेल्टा क्यू को आप क्या लिख सकते हो, Q1 माइनस Q0, और डेल्टा पी को आप क्या लिखोगे, डेल्टा पी को आप क्या लिखोगे, P1 माइनस P0। फिर आपके पास ये 4 हो गए, आगे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो फाइनली जो हमारे पास बचेगा काट पीट के, वो बचेगा Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q0 या Q। ठीक है, P1 प्लस P और डिवाइडेड बाय P1 माइनस P। ये फॉर्मूला है। इस मेथड से आप, अगर ये चारों फिगर आपको दे रखी है तो आप दो बिंदुओं के बीच में आर्क इलास्टिसिटी मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हो प्यारे साथी। समझ आएगा। चलिए अगला मेथड आता है रेवेन्यू मेथड। ठीक है, हाँ ये हमारा चैप्टर आएगा, है ना, रेवेन्यू वाला। तब हम अच्छे से उसमें डेप्थ में जाके अभी समझेंगे। अभी हम बेसिक कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारा क्वेश्चन हो जाए अगर आए तो टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। टोटल रेवेन्यू भाई प्राइस और क्वांटिटी, जो आप क्वांटिटी सेल कर रहे हो, अगर मैं उसकी प्राइस से उसको इनटू कर दूंगा तो क्या आ जाएगी, टोटल रेवेन्यू आ जाएगी। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालोगे, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, एडवांस लेवल हम चैप्टर में जाके समझेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो ये फॉर्मूला हो गया एआर का। एवरेज कैसे निकालोगे, अगर जो टोटल रेवेन्यू आपका था, जैसे यहां पे देखो टोटल रेवेन्यू 10 यूनिट 50 प्राइस, तो बताओ टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 500 हो गया। अब मैं आपसे पूछूं एवरेज निकालो, तो एवरेज के लिए आप क्या करोगे, 500 आपका टोटल रेवेन्यू था, यूनिट कितनी थी, 10 थी, तो आपने डिवाइड कर दिया। एवरेज रेवेन्यू कितना आ गया, 50 आ गया। सर ये तो उसी के बराबर आ गया जो आपकी प्राइस थी, प्राइस 50 थी, तो एआर भी कितना आ गया, 50 आ गया। यस, ठीक है। फिर इसके बाद एमआर कैसे निकालूंगा, तो एमआर का फॉर्मूला होता है हमारा कि ये मैंने टोटल रेवेन्यू कितनी यूनिट पर था, ये 10 पर था, 11 पर आपको क्वेश्चन में दे रखा है 540 है, तो 11 वाला जो है 540 है, और 10वां वाला कितना है 500, तो 500 से 540 एक यूनिट बढ़ाने पर आपके रेवेन्यू में कितना चेंज आया, कितना चेंज आया, 40 रुपए का। तो वो हो गई हमारी एमआर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक। हाँ, फॉर्मूला क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, तो एआर इज इक्वल टू एआर माइनस एमआर, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, हाँ जी चारों मेथड हो गए। अब आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। ये देखो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, एग्जाम में बहुत आपसे पूछता है। क्लोज सब्स्टिट्यूट है ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ठीक है, लग्जरी गुड्स है, तो उसमें इलास्टिसिटी कैसी होगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने देखा है लास्ट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वहां से यहां से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हाँ, तो कह रहे हैं अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट है, क्लोज परफेक्ट नहीं है, एक परफेक्ट होता है, एक क्लोज। क्लोज का मतलब है टी और कॉफी, ये क्लोज सब्स्टिट्यूट है। आप चाय की जगह कॉफी पी सकते हो, कॉफी की जगह चाय पी सकते हो, पर परफेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है सर। अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो वहां पर इलास्टिसिटी आपको कैसे देखने को मिलेगी, E ग्रेटर देन 1। कैसे देखने को मिलेगी इलास्टिसिटी, E ग्रेटर देन 1। इसका मतलब अगर कॉफी की कीमतों में थोड़ा सा भी परिवर्तन आया, कॉफी की कीमतें आपकी बढ़ गई, तो प्राइस बढ़ी मान लो 5%, मान लेते हैं कि कॉफी की प्राइस कितनी बढ़ी, 5% बढ़ी, तो जो टी की जो क्वांटिटी है, डिमांड जो है, उसमें 5% से ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। तो जहां पे क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है वहां पर हमारी इलास्टिसिटी कैसे देखने को मिलती है, E ग्रेटर देन 1। तो चाय और कॉफी में मैंने एग्जांपल दे दिया, वहां पर E ग्रेटर देन 1, यानी कि प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, लेकिन आपकी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, क्वांटिटी डिमांड है, उसमें ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा। फिर आता है विदाउट क्लोज सब्स्टिट्यूट। ठीक है, मान लो कि दो चीजें आपस में क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन
है सब्स्टिट्यूशन में, जैसे सिगरेट और शराब। सिगरेट शराब दोनों से ही नशा होता है, दोनों ही एक क्या कहते हैं आपकी लत है, ठीक है, जो आपको बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है और मनुष्य कर रहा है अपनी एक, ठीक है, उनको क्या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जो भी है। तो वो शराब और दारू दोनों सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, लेकिन कहीं क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। क्लोज सब्स्टिट्यूट हम इसे नहीं कहेंगे, है दोनों नशे की ही चीजें, इसलिए हम इसको सब्स्टिट्यूट में डाल रहे हैं, लेकिन क्लोज नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सिगरेट के प्राइस शराब की उसको इफेक्ट कर सकते हैं, है ना, लेकिन वो जो डिमांड को इफेक्ट करेंगे वो बहुत कम करेंगे। इसका मतलब लेस देन, यानी कि प्राइस में अगर 10% चेंज मिल रहा है तो क्वांटिटी में ठीक है 2-4% चेंज देखने को मिल जाएगा। तो अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है तो लेस देन 1, क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो ग्रेटर देन 1। समझ आया नहीं है? अब आता है नेचर ऑफ कमोडिटी, ठीक है। तो ये तो हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, पहला पॉइंट तो कि भाई ऐसी गुड्स जिसकी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो अवेलेबल है, क्लोज है तो ग्रेटर देन 1 मिलेगी, ई ग्रेटर देन 1। और अगर नहीं है सब्स्टिट्यूट ऐसा, ठीक है, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है तो ई लेस देन देखने को मिलेगा आपको। चलिए अगला पॉइंट आता है हमारा नेचर ऑफ कमोडिटी। जैसे लग्जरी गुड्स है, लग्जरी गुड्स में आपको लोचदार यानी कि ई ग्रेटर देन 1 देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। स्टोरेबल गुड्स है, जिसको आप स्टोर कर सकते हो, उसके बाद आप यूज कर सकते हो, तो उसकी प्राइस में जो चेंज होगा वहां पे आपकी क्वांटिटी में ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा। जो नेसेसिटी गुड्स है, नेसेसिटी जैसे आप फूड खा रहे हो, है ना, दूध पी रहे हो, पानी पी रहे हो, जो जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है, उनकी प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज होगा, ये तो जरूरी है। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन हाँ, प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज होगा, लेकिन प्राइस में ज्यादा चेंज देखने को मिलता है, डिमांड में कम मिलता है, क्योंकि लोगों की जरूरतों की जीवन इस पर टिका हुआ है, तो वो ज्यादा उसमें चेंज नहीं देखने को मिलता। तो ऐसी जगह जहां नेसेसिटी गुड्स है या पेरिसेबल गुड्स है, जो आपने बनाई और आपको पता है नष्ट हो जाएगी, ठीक है, आप इसे ज्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते, थोड़े टाइम बाद वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में पेरिसेबल और नेसेसिटी गुड्स से यहां पर ई लेस देन 1 देखने को मिलता है। आपकी डिमांड कैसी देखने को मिलेगी, ई लेस देन 1, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी हो गया, क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो ई ग्रेटर देन 1, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है दो चीजों में तो वहां पे आपको लेस देन 1 देखने को मिलेगा ना। लग्जरी स्टोरेबल में ई ग्रेटर देन 1 और नेसेसिटी गुड्स है जो हमारी पेरिसेबल गुड्स है वहां पे लेस देन 1, ठीक है। नो यूज ऑफ कमोडिटी, नंबर ऑफ यूज कमोडिटी, ठीक है, हाँ जी, जिसका ज्यादा यूज होता है, नंबर यूज यानी कि जिसको बहुत ज्यादा हायर यूज होता है, ठीक है। जैसे मिल्क है, मिल्क का आप देखोगे कई जगह यूज देखने को मिलता है मिल्क का, है ना। मिल्क से आप दूध है, दूध से आप क्या बना सकते हो, दही बना सकते हो, छाछ बना सकते हो, ठीक है, पनीर बना सकते हो, मिठाइयां बना सकते हो, कई तरह के व्यंजन बन सकते हैं। तो ऐसी जगह जहां पर किसी प्रोडक्ट का यूज बहुत ज्यादा है तो वहां पर जो इलास्टिसिटी होगी वो हाई मिलेगी आपको। तो मिल्क जैसे एग्जांपल दिया है तो यहां पर ई ग्रेटर देन 1 देखने को मिलेगी। और जहां पर यूज बहुत कम है, जैसे पल्स यानी कि दालों की बात करें तो जैसे दालों का यूज बहुत कम देखने को मिलता है, मल्टीपल यूज, तो इसकी कैसे मिलेगी, ई लेस देन 1 मिलेगी, ठीक है। ये अच्छे से करना, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। अगला आता है टाइम पीरियड, ठीक है, यानी कि डिमांड करने के लिए आपके पास लॉन्ग टाइम पीरियड है, तो आपके पास पूरा समय, ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड है तो आपको यहां पे कैसी मिलेगी, ई लेस देन 1। अगर शॉर्टर पीरियड है, प्राइस में चेंज हुआ, अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो वहां पर आपको ई लेस देन 1 देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर आता है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, यानी कि आप अपनी इनकम का कितना पार्ट खर्च कर रहे हो, है ना, ये भी डिपेंड करता है। अगर आप ज्यादा पार्ट खर्च करते हो तो वहां पर ई ग्रेटर देन 1 देखने को मिलता है। लेकिन आप अपनी इनकम का बहुत कम पार्ट खर्च करते हो, ठीक है, अब उसके प्राइस बढ़ गए तो बढ़ गए, हमको इतना फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसी स्थिति में हम वहां पे क्या करते हैं, ई लेस देन 1 देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है हैबिट ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर की क्या क्या हैबिट है। तो कंज्यूमर की हैबिट क्या क्या है, तो हैबिट ऑफ कंज्यूमर में अगर मान लो आप किसी चीज के हैबिचुअल हो चुके हो, है ना, हैबिचुअल हो चुके हो, अब आप भाई साहब उसको छोड़ ही नहीं सकते। ज्यादातर ये चीजें नशे में देखने को ज्यादा मिलती है, जैसे इन्होंने एग्जांपल भी दिया है तो वो किसका दिया है, सिगरेट का दिया है और लिकर का दिया है, अल्कोहल का दिया है। तो अगर आप सिगरेट या अल्कोहल के हैबिचुअल बन चुके हो, आपकी आदतें बन चुकी है इनको सेवन करना, तो ऐसी सिचुएशन में अगर प्राइस
में चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपकी जो है मांग कैसी मिलेगी, आपकी बेलोसदार मांग मिलेगी, ठीक है, इन इलास्टिक मिलेगी। कैसी मिलेगी? इन इलास्टिक। यानी कि कहने का मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो इन इलास्टिक मतलब, ठीक है आप अल्कोहल पी रहे हो, ठीक है, सेवन कर रहे हो, सिगरेट का सेवन कर रहा है कोई, आपकी बात नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है, ठीक है, हाँ हाँ जी क्योंकि हम तो करते नहीं, हमें पता है सेहत के लिए हानिकारक है, तो फिर हम ऐसी चीजों का सेवन नहीं करते हैं, ठीक है। अगर कोई कर रहा है मान लो, और वो डेली बेस पे कर रहा है, और आप कहोगे कि यार अल्कोहल ने, गवर्नमेंट ने क्या करा, प्राइस बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया मान लो, ठीक है, या फिर सिगरेट के ऊपर टैक्स बढ़ाया तो प्राइस बढ़ गया, उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। वो कह रहे ठीक है, एक सिगरेट 10 रुपए की आती है तो भी वो पियेंगे, 12 की आएगी तब भी वो पियेंगे, 15 की आएगी तब भी वो पियेंगे, लेकिन डिमांड जो थी आपकी वो थोड़ी बहुत कम हुई, यानी कि प्राइस में ज्यादा चेंज हो रहा है और डिमांड में थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है, हाँ। तो ऐसे में आपकी जो लोच आएगी वो कैसी आएगी? E लेस देन 1, ठीक है। फिर आता है टाइट डिमांड। हाँ जी, ये क्या है? ये कह रहे हैं जो अन्य वस्तुओं पर निर्भर होती है, जैसे गुड्स विच आर डिपेंडेंट, मान लो कोई गुड्स है वो एक दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है, तो ऐसी वस्तुओं की कैसी मांग होती है? बेलोसदार मांग होती है, E लेस देन 1 देखने को मिलती है, ठीक है। और अगर कोई इंडिपेंडेंट है, कैसी है? इंडिपेंडेंट है, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो जैसे मान लो आप गाड़ी की बात करोगे तो गाड़ी और टायर, उनका आपस में क्या है? संबंध है। टायर की डिमांड किसके ऊपर है? कार की डिमांड पे डिपेंड हो गई, नहीं हो गई? कार और पेट्रोल डिपेंड हो गए, नहीं हो गए? तो वहां पे आपको E लेस देन 1 देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई गुड्स इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, ठीक है, तो दो वस्तुएं आपस में स्वतंत्र है, तो वहां पर कैसी डिमांड देखने को मिलेगी? E ग्रेटर देन 1 देखने को मिलेगी, राइट। हाँ जी प्राइस रेंज कह रहे हैं, हाँ जी, प्राइस रेंज हाई रेंज की जो होती है और जो लो रेंज की होती है, जो बहुत कीमती चीजें हैं, है ना, हाई रेंज है उनकी प्राइस, या फिर किसी की बहुत कम प्राइस है, तो हाई रेंज हो या कम प्राइस हो, तो वहां पर अगर प्राइस में चेंज होता है तो आपकी मांग में ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन नॉर्मल गुड्स के केस में, जहां पर नॉर्मल प्राइस देखने को मिलती है, वहां पर अगर प्राइस चेंज होती है तो वहां पर आपकी जो इलास्टिसिटी है वो कितनी होती है? E ग्रेटर देन 1। पोस्टपोन ऑफ यूज, यानी कि आप टाल सकते हो यूज को, उपयोग को टाल सकते हो, आपके पास समय पर्याप्त होगा, तो ऐसी सिचुएशन में प्राइस में चेंज होने पर आपकी डिमांड में ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा। तो भाई ये आपका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको अच्छे से करके जाना है सारी चीजें, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट आता है हमारा इनकम इलास्टिसिटी। जैसे अभी हमने चैप्टर डिस्कस करा था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने प्राइस इलास्टिसिटी डिस्कस करा, ऐसे इनकम है। अब ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि कंज्यूमर की इनकम में कितना चेंज होने से, है ना, कितना प्रतिशत चेंज होने से उसकी जो डिमांड है उसमें कितना प्रतिशत चेंज आया। सिंपल, समझ आया नहीं है? तो ये क्या मेजरमेंट करेगा? ये मेजरमेंट बताएगा कि इनकम में कितना प्रतिशत चेंज होने से कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें कितना प्रतिशत चेंज हुआ, उसकी वजह से डिमांड में कितना प्रतिशत चेंज आया, वो बताती है हमको इनकम इलास्टिसिटी। जैसे प्राइस इलास्टिसिटी थी आपकी, ऐसे ही इनकम इलास्टिसिटी हो गई, ठीक है। समझ आया नहीं आया? ये फॉर्मूला है हमारा इसका, चेंज इन डिमांड और बेस क्या हो गया? चेंज इन इनकम, यानी कि इनकम में कितने प्रतिशत चेंज होने से हमारी डिमांड में कितना प्रतिशत चेंज हो रहा है, ये सारा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, फॉर्मूला तो वही है यार, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस की जगह परसेंटेज चेंज इन आपने क्या डाल दिया? इनकम डाल दिया। फॉर्मूला तो वही है सारा का सारा, जो हमने प्राइस इलास्टिसिटी में पढ़ा था वही इनकम इलास्टिसिटी में, बस बेस चेंज होता जा रहा है, जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आता है वो नीचे से चेंज होता जा रहा है, ठीक है। हाँ जी, अब टाइप ऑफ इनकम की बात अगर हम करें, टाइप ऑफ इनकम की बात करें, ठीक है, तो हमारी जो इलास्टिसिटी है उसको हमने कितनी कैटेगरी में बांटा है? 5 कैटेगरी में बांटा है ना, इनकम इलास्टिसिटी को। तो एक तो है E ग्रेटर देन 1। लग्जरी गुड्स के केस में हमको कैसी मिलती है अपनी इनकम इलास्टिसिटी? E ग्रेटर देन 1 देखने को मिलती है। नेसेसिटी गुड्स है, जो जीवन जीने के लिए जरूरती वस्तु है, उस केस में हमारी इलास्टिसिटी कैसी मिलती है हमको? E लेस देन 1 देखने को मिलती है, ठीक है। अब जो इंफीरियर गुड्स है, याद है इंफीरियर गुड्स, जैसे एग्जांपल दिया था मैंने आपको मोटा अनाज,
है ना। तो पहले भाई हम खा रहे थे चावल बेटा 20 रुपए किलो वाले, हमारी इनकम बढ़ गई, सरकारी नौकरी लग गई हमारी, अब हमारा परिवार मोटा चावल नहीं खाएगा, अब हम खाएंगे बासमती चावल, अब आय के सोर्स हो गए हमारे पास, ठीक है। तो इनकम बढ़ी, लेकिन हमने क्या करा, इनकम बढ़ने पर उस गुड्स का कंजम्पशन, उस गुड्स की जो डिमांड है वो हमने गिरा दी। तो यहां पर इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। नॉर्मल गुड्स के केस में E इक्वल 1 होती है, आय बढ़ेगी तो डिमांड आप बढ़ा दोगे, आय कम होगी तो डिमांड भी आप क्या कर दोगे, कम कर दोगे। और कुछ जगह तो E इक्वल 1 होती है, जैसे शर्ट में लगे हुए बटन, बच्चा शर्ट में लगे हुए बटन, घर में जो आप बेटा नमक खाते हो, अब ये थोड़ी ना भाई हमारे पिताजी की इनकम मान लो सालाना 3 लाख रुपए थी, तो हमारा पूरा परिवार 2 किलो नमक खाता था महीने में। अब अगर इनकम डबल हो जाएगी, 6 लाख रुपए हो जाएगी, तो हम क्या नमक का सेवन ज्यादा कर देंगे या शर्ट में ज्यादा बटन लगाने लग जाएंगे? नहीं। यानी कि हमारी आय बढ़े या कम हो जाए, ये जो गुड्स है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, बटन है, सॉल्ट, ये इनकी डिमांड में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो जो हमारी इनकम इलास्टिसिटी है उसके टाइप हो गए 5। लग्जरी गुड्स के केस में E ग्रेटर देन 1 होता है, नेसेसिटी गुड्स के केस में E लेस देन 1 होता है। E ग्रेटर देन का मतलब प्राइस आपकी इनकम में ज्यादा चेंज होगा, उससे ज्यादा चेंज आपकी डिमांड में चेंज होगा। नेसेसिटी गुड्स इनकम में चेंज हुआ 10% और डिमांड में जो चेंज हुआ वो कितना हुआ, 5% हुआ, ठीक है। और ये नेगेटिव हो गई, और ये हमारी E इक्वल 1 है, नॉर्मल गुड्स है। और बटन, सोल्ट इस केस में कैसी होती है, E लेस देन 1 होती है, राइट। हाँ जी, इसके बाद कह रहे देयर इज यूजफुल रिलेशन बिटवीन इनकम इलास्टिसिटी फॉर गुड्स एंड प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। भाई जो गुड्स है और उस पर हम कितना खर्च कर रहे हैं, अपनी आय का कितना हिस्सा खर्च कर रहे हैं, उससे भी हम इनकम इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई ऐसी गुड्स है जिस पर हम बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, अपनी आय का बहुत ज्यादा भाग खर्च करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में, यानी कि ये लग्जरी गुड्स है हमारी, और ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी है, वो कैसी होगी, इनकम इलास्टिसिटी आपकी E ग्रेटर देन 1 होगी। अगर आप लोअर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम खर्च करते हैं, यानी कि आप अपनी आय का बहुत कम हिस्सा उनके ऊपर खर्च करते हैं, तो वहां पे आपकी इनकम इलास्टिसिटी कैसी होगी, E लेस देन 1 होगी, जो कि नेसेसिटी गुड्स के केस में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आता है रिमेन द सेम, ये नॉर्मल गुड्स में होता है, यानी कि आप अपनी इनकम का लगभग 50-50 खर्च करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो नॉर्मल गुड्स है उस पे ऐसा होता है, और यहां पे हमारी इलास्टिसिटी कैसी होती है, E लेस देन 1 देखने को मिलती है, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद एक और पॉइंट आता है लास्ट हमारा, क्रॉस इलास्टिसिटी, जिसको आड़ी या फिर तिरछी लोच भी हम कहते हैं, ठीक है। आड़ी तिरछी लोच, याद है जब मैंने आपको डिमांड का चैप्टर स्टार्ट कराया था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ठीक है। चाय की कीमतें बेटा कॉफी की डिमांड को इफेक्ट कर रही है, चाय की कीमतें दूसरी वस्तु है, ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया। ऐसे ही पेट्रोल के प्राइस कार की डिमांड को इफेक्ट कर रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया। तो जब हम इनके बीच में रिलेशन निकालते हैं और इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। तो यहां पे देखो फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटेटिव डिमांड ऑफ एक्स, यानी कि कॉफी की मांग मात्रा में जो परिवर्तन है वो डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। वाई मतलब टी की कीमतों में जितना प्रतिशत परिवर्तन होने से कॉफी की मांग मात्रा में जो परिवर्तन हुआ, वो हमारा ये फॉर्मूला बन गया, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। क्लियर है? चलिए बस अब लास्ट पॉइंट है हमारा, फिर हम एंड कर रहे हैं। इसमें टाइप ऑफ डिमांड देख लो, एक तो आता है E ग्रेटर देन 1। हाँ जी, ये क्या कह रहे हैं, व्हेन टू गुड्स आर ऑर्डिनरी सब्स्टिट्यूट, हाईलाइट करो ऑर्डिनरी सब्स्टिट्यूट, ठीक है। हाँ, यानी कि साधारणतः स्थानापन्न है, जैसे टी और कॉफी है ना, इसको हम कहते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट कहते हैं। कैसे कहते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो यहां पर हमारी जो क्रॉस इलास्टिसिटी होगी वो कैसी होगी बच्चा, E ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। अगर कोई गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री है ना, हाँ जी, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, कॉम्प्लीमेंट गुड्स का क्रॉस इलास्टिसिटी, यानी कि कार और पेट्रोल के केस में तो हमारी इलास्टिसिटी होगी E लेस देन 1। कैसी होगी, E लेस देन 1 होगी। इसके बाद
नेक्स्ट आता है हमारा, अगर कोई गुड्स है और वो इंडिपेंडेंट है। कैसा इंडिपेंडेंट? ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है स्कूटर और टेलीविजन, जिसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहां पे हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी? E = 0, यानी कि दो वस्तुएं, उनका आपस में कोई संबंध है ही नहीं, ना वो सब्स्टिट्यूट है ना वो आपकी, हाँ ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है टी और कॉफी, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है आपका, जैसे आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है, और एक आपका रिलायंस पेट्रोल, वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। अगर दोनों में से कोई भी अपनी प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज करता है तो दूसरे की डिमांड में इन्फिनिटिव चेंज देखने को मिलेगा। कैसा मिलेगा? इन्फिनिटिव। ठीक है, तो यहां हमारा चैप्टर समाप्त होता है। चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता सुनिश्चित है। नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के साथ, नई यूनिट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।